नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 87वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम क्रिप्स मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका जो समय काल है वह है 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 का वह दौर था जब जिस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की बात की जा रही थी। अमेरिका सहित मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप भारत को विश्व युद्ध में शामिल कीजिए ताकि हम जर्मनी पर दबाव बना सकें। और इसके साथ ही भारत की जो नीति थी वह यह थी कि वह बिना किसी मतलब के, बिना किसी आपसी सामंजस्य के ब्रिटेन का साथ क्यों दे। अतः इस प्रकार की नीतियों को हम समझते हुए क्रिप्स मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था क्रिप्स मिशन, क्या थी इस समय की परिस्थितियाँ, और इससे आपका आईआर भी विकसित होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखते हैं कि अगर हमें इतिहास के बारे में अच्छा नॉलेज है तो हम आगे की जो नीति है वह बना सकते हैं, और किस प्रकार की जो देशों की नीति है इतिहास से ही हमारे प्रति रही है उसके बारे में हम एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि आमने सामने होते हैं और इनकी जो चर्चा होती है, यह तस्वीर उस समय की याद दिलाती है। आइए प्रारंभ करते हैं कुछ मुख्य जानकारियों के साथ आज का व्याख्यान। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी जो डेट है 1940, और 1940 का जो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था 1949 में ही। और जैसे ही यहाँ पर युद्ध प्रारंभ होता है जर्मनी और जो बाकी देश होते हैं उनके लिए दौड़ा दौड़ा कर मारता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जैसी परिस्थितियाँ उपजी, जिस प्रकार जर्मनी ने अपना विकसित स्वरूप दिखाया और वह पोलैंड को अधिकृत कर लेता है, इसके बाद रसिया के सामने खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार की नीतियों के चलते जो जर्मनी को टैकल करने के लिए नीति बनाई जा रही थी, इसमें पर्ल हार्बर घटना के बाद जो कि अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। अतः अब अमेरिका और इसके जो मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूसिया जैसे देश होते थे, इनके द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाता है कि जो आपका उपनिवेश है भारत, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको शामिल करने का प्रयास कीजिए ताकि हम युद्ध में विजय हासिल कर सकें। अतः यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना इम्पोर्टेंट था उस समय पर भी। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लाइन है, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में इस समय की तीव्रता से परिवर्तन हो रहे थे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी परिस्थितियाँ चल रही थी इस समय तीव्रता से परिवर्तन हो रहे थे। जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन देखे जा रहे थे और भारत में भी इसके परिवर्तन का जो आसार था वह यहाँ पर नज़र आ रहा था। हिटलर द्वारा रूस पर आक्रमण किए जाने से वह ब्रिटेन का सहयोगी हो गया था। यानी हम देख सकते हैं कि जब हिटलर द्वारा रूस पर आक्रमण किया जाता है तो जो रूस होता है वह ब्रिटेन का सहयोगी हो जाता है। क्योंकि हम यूरोप में जो मैप देखते हैं कि जब यहाँ पर इस साइड जो एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप में जो कि रसिया दिखाई पड़ता है, वहीं साथ में ब्रिटेन जो कि उस समय पर महाशक्ति हुआ करता था, यह दोनों सहयोग हो जाते हैं, वह मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाते हैं। तो वहीं पर्ल हार्बर घटना के बाद पर्ल हार्बर घटना होती है जिसका समय काल होता है 7 दिसंबर 1941। इस समय पर अमेरिका विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है। यानी पर्ल हार्बर पर जब हमला किया जाता है, जो कि इनका एक स्थान होता है जो कि अमेरिका का होता है, उस पर जर्मनी द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अतः पर्ल हार्बर घटना के साथ ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। युद्ध में शामिल होते ही यह मित्र राष्ट्रों से और जो भी अपने ये जो लोग उपनिवेश बनाए हुए हैं उनको शामिल करने के लिए बात करते हैं। हालांकि जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की यह घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी का इन्वेजन, सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपके जो सहयोग रहेंगे उसके अनुसार हम अपने लेक्चर्स को लाते रहेंगे। आगे हम देखते हैं इस स्थिति में अगस्त 1941 को घोषित अटलांटिक घोषणा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो अमेरिका और एशिया यूरोप से लगे हुए जो देश हैं वहाँ पर उन देशों के साथ अटलांटिक घोषणा में भारत और बर्मा को शामिल करने के लिए दबाव अमेरिका तथा रूस जैसे देशों द्वारा निरंतर ब्रिटेन पर डाला जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन हुआ करता था उसके जो उपनिवेश हुआ करते थे, जो उपनिवेश जो क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे कि भारत है, बर्मा यानी
म्यांमार है, इन देशों पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा था कि इनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। अमेरिका तथा रूस जैसे देश निरंतर ब्रिटेन पर इस चीज़ का दबाव डाल रहे थे। आज की स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अमेरिका द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन संकट अभी छाया हुआ है, इस पर भारत पर दबाव डाले जा रहे हैं कि आप कुछ कहिए। यानी यह देश निरंतरता से ही यह एक व्यापारी स्वरूप में रहा है और यह चाहता है कि दूसरे देशों के लिए लड़वाया जाए जिससे इनको लाभ प्राप्त हो। यानी यहाँ पर नीति बदल चुकी थी। पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब यह घटना पर्ल हार्बर की घटना होती है और इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है तो पर्ल हार्बर की घटना के बाद यह इसमें शामिल हो जाता है। आगे देखते हैं, डाल रहे थे कि इस युद्ध में भारतीयों के साथ प्राप्त किया जा सके। वहीं जापान द्वारा रंगून पर कब्जे ने इस दबाव को और बढ़ा दिया। यानी जापान द्वारा इसी क्षेत्र में जो इनके विपक्ष में हुआ करते थे, जापान द्वारा रंगून पर यानी बर्मा पर कब्जा कर लिया जाता है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो इस क्षेत्र में जो कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जैसे ही इन देशों का प्रभाव देखा जाता है, इनके विपक्ष के देशों का प्रभाव देखा जाता है, तो यहाँ से एक बात होने लगती है कि जो भी जापान के जो कब्जे के बाद यह आसार लगाए जाते हैं कि और भी क्षेत्रों पर यहाँ पर कब्जे किए जा सकते हैं। अतः इसी चीज़ को देखते हुए जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा जैसे कि जर्मनी जो अमेरिका है, रूस है, इनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इनके द्वारा अपने एक नुमाइंदे को तैयार किया जाता है जिनका नाम होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में एक मिशन क्रिप्स मिशन के नाम से जिसे जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। यानी भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है ताकि वह द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया जा सके। अतः हम देख सकते हैं कि यह 29 दिनों के प्रवास के दौरान ही भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों नेताओं से विचार विमर्श किया तथा तत्पश्चात एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी हम देख सकते हैं कि 23 मार्च 1942 को दिल्ली में जब स्टैफोर्ड आते हैं तो 29 दिनों तक यहाँ पर मेहमान बन के रहते हैं और अपने प्रवास के दौरान भारत की यात्रा करते हैं। भारत की यात्रा कर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से तथा नेताओं से विचार विमर्श करते हैं। तत्पश्चात अपना एक परिणाम निकाल कर यह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के प्रावधान के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1940 में जो लाया गया था, इसमें क्या था। इस प्रस्ताव में जो प्रावधान था कि युद्ध के पश्चात ऐसे भारतीय संघ का निर्माण कराया जाएगा जिसे औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त होगा। यही बात जो यहाँ पर खटक रही थी कि औपनिवेशिक दर्जा यानी युद्ध में लड़ेंगे हम और आप हमें फिर भी गुलाम बना कर रखोगे। यानी एक उपनिवेश का दर्जा हमें प्राप्त होगा जो कि हम वर्तमान में हैं ही। और इसमें थोड़ी सी जो भी शर्तें थी, थोड़ी सी भारत के प्रति शर्तों को लिबरल करने का प्रयास किया जा रहा था, उदारता दिखाई जा रही थी ताकि कैसे भी करके अपना जो भारत एक उपनिवेश के रूप में स्थापित है वह हाथ से ना छूटे और द्वितीय विश्व युद्ध में विजय भी हासिल की जा सके। तथा एक संविधान सभा निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। साथ ही संविधान निर्मात्री सभा यानी इनके द्वारा एक संविधान निर्मात्री सभा यानी ऐसी सभा का गठन किया जाएगा जो आपके लिए संविधान बना के तैयार कर सके, जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। यानी सभा जो भी निर्मित संविधान है उसको स्वीकार करने के लिए, यानी जो भी आप जिस प्रकार का भी संविधान बनाते हैं उसको स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश सरकार के मध्य समझौता होगा। यानी अल्पसंख्यकों को लेकर भी जो कि इनका वर्ग होता है इसके लिए भी संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता किया गया। तथा भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा दायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगा। यानी इनके पास जो विभिन्न मुद्दे जो कि विशेष मुद्दे होते हैं जैसे कि डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है, विदेशी समझौते जिन्हें कहा जाता है, और फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित जो भी निर्णय हैं वह ब्रिटेन के पास होंगे।
जब तक कि भारत खुद का संविधान तैयार नहीं कर लेता। इस प्रस्ताव के में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। एक और बात जो यहाँ पर खल रही थी जो कि मुस्लिम लीग के लिए, जिसके द्वारा अपनी स्वीकार्यता नहीं दी जा रही थी, इनके द्वारा यहाँ से मांग, जो कि इसके पहले हमने व्याख्यान पढ़ा उसमें हमने समझा कि किस प्रकार पाकिस्तान की मांग यहाँ पर उठने लगी थी। अतः इसे प्रत्यक्ष रूप से ना मानकर अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया जाता है। अतः इसी बात से के आक्रोश में आकर जो मुस्लिम लीग होती है वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से इनकार कर देती है। इस प्रस्ताव से कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों अस्वीकार कर लेते हैं। भारत के पीछे एक कारण था, इसके पीछे यह कारण था कि यह एक औपनिवेशिक दर्जा दे रहे थे, और दूसरा जो कारण था किसके पास, जो कि मुस्लिम लीग के पास, वह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को स्वीकार करने की मांग रख रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे थे। देशी रियासतों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, यानी यहाँ पर हम कारण समझ रहे हैं कि देशी रियासतों द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, यानी देशी रियासतों में भी जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, यानी यहाँ से भी कुछ लोग शामिल किए जाते। भारतीय क्षेत्र में विभाजन का प्रयास आदि था, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र में विभाजन संबंधी जो गतिविधियाँ हो रही थी वह भी एक कारण बनी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ना होने का कारण थी। वहीं मुस्लिम लीग की आपत्ति क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट स्वीकार करना था, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तथा संविधान निर्मात्री सभा के गठन में पृथक निर्वाचन पद्धति को शामिल न करना, यानी दो बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की जो बातें वो नहीं मानी जा रही थी, अतः यह विपक्ष में आ गई। एक तो पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार न करना, दूसरा संविधान निर्मात्री सभा के गठन में पृथक निर्वाचन, यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कम्युनल अबॉर्ड की बात हो रही है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि किसी विशेष जाति का चुनाव में, जो कि प्रजातंत्र, जो कि एक विशेष जाति के लोग जो कि वोट करते हैं, वह सिस्टम लागू नहीं था। जो कि संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य चुने जाने थे, इसमें यह नहीं था कि जो भी पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू नहीं किया गया था, अतः इसके विपक्ष में इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा इस मिशन को अस्वीकार किए जाने पर यह असफल रहा। हमने देखा कि किस प्रकार भारत व जो कि पाकिस्तान की मांग हो रही थी, उसके पार्टी के नाम उस समय पर तो दोनों एक ही थे, यानी एक ही अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, साथ ही कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, अतः यह मिशन असफल होता है। अतः आपने समझा कि किस प्रकार का जो क्रिप्स मिशन भारत में लाया गया था, इसके पीछे इनके क्या उद्देश्य थे। साथ ही हमने समझा कि क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण क्या रहे। आशा करता हूं कि आपको यह प्रयास समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रयास मैं लगातार लाता रहूँगा। ऐसे बच्चों तक जो कि आप चाहते हैं कि ये इस प्रकार की तैयारी करें, उन तक फैलाने का प्रयास कीजिए, उनको बताइए, जानकारी दीजिए कि किस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त कराई जा रही है। और ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिनके जो भी हमेशा से ही परीक्षा में पूछे जाते आ रहे हैं। अतः आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो ढेर सारा अध्ययन होता है, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। अतः आप जो भी ये लेक्चर्स हैं, अभी लगभग ये 89 यानी 80-89 लेक्चर आ चुके हैं, इनका आप अध्ययन करते हैं तो आप आसान रूप से समझ पाएंगे कि क्या जो बातें हैं वो आपके पढ़ने योग्य हैं, क्या बातें जिन्हें आपको छोड़ना है। अतः इसी की बात के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।